नमस्कार, मैं हूँ संजीव श्रीवास्तव। जैसा कि आप लोग को भी पता होगा कि 3 नवंबर को पूरे देश भर के जो कर्मचारी हैं, वो दिल्ली में एक रैली करेंगे। उस रैली के सिलसिले को लेकर अ, अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संघ महासंघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लांबा जी हमारे बीच हैं। आइए उनसे हम पूछते हैं कि किस तरीक़ा से वो तैयारी चल रही है और क्या इनकी प्रमुख मांगे हैं। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये 3 नवंबर को जो दिल्ली में रैली है, किन मुद्दों को लेकर हो रही है सर? ये जो 3 नवंबर को राष्ट्रीय कर्मचारी रैली रामलीला के नाम नई दिल्ली में होगी, इसके जो प्रमुख मुद्दे हैं उसमें पीएफआरडी एक्ट या मैं कहूँ कि एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम बंद हो और पुरानी पेंशन बहाल हो, ये प्रमुख मुद्दों में इसका शामिल है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरीज आउटसोर्स डीसी रेट संविदा या स्कीम वर्कर हैं, आशा, मिड डे मील, आंगनबाड़ी, इन सब की सेवाओं को रेगुलर किया जाए और जब तक रेगुलर ना हो, जब तक 26,000 रुपये न्यूनतम वेतनमान इनको मिलना चाहिए। तीसरा हमारा मुद्दा है कि अलग अलग सेंटर के गवर्नमेंट विभाग में, स्टेट गवर्नमेंट विभाग में और पीएसयूज में लगभग 1 करोड़ पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, सैंक्शन पोस्टें हैं जो रिक्त पड़ी हैं, सरकार उनको भर नहीं रही और संविदा पर उनकी बहाली कर रही है। तो हमारा कहना ये है कि आज बेरोज़गारी चरम सीमा पर है, भयंकर बेरोज़गारी है। तो जब बेरोज़गारी इतनी है और हमारे पास करोड़ों पोस्टें खाली पड़ी हैं, तो सरकार क्यों उनको स्थायी भर्ती से भर रही है। चौथा हमारा मुद्दा इसमें यह है कि 8वां पे कमीशन जनवरी 2026 से इम्प्लीमेंट होना है। अभी तक उसका गठन ही नहीं किया केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार करेंगे, सिफारिश करेंगे, फिर राज्य सरकार उसको इम्प्लीमेंट करती है, लेकिन अभी तक उसका गठन नहीं किया। चौथा हमारा ये है कि जो कोविड आया, कोविड-19, उसने एक बात को प्रूव किया कि अगर ये पब्लिक सेक्टर नहीं होता तो हमारे यहाँ कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा होती, क्योंकि आपको मालूम है कि अमेरिका तो हथियारों में भी, पैसे में भी बहुत मजबूत ताकत है, लेकिन सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी वहाँ हुई। पैसा कोई काम नहीं आया, हथियार कोई काम नहीं आया। क्यों ऐसा, वहाँ क्यों ऐसा हुआ? वहाँ सारा प्राइवेटाइजेशन है, हेल्थ सर्विसेज भी प्राइवेट है, दूसरे सेक्टर भी प्राइवेट है। हमारा यहाँ 90-91 से जो नव उदारीकरण की आर्थिक नीतियाँ शुरू हुई, उसके बाद लगातार सरकारें कोशिश कर रही है कि इस पब्लिक सेक्टर को ख़त्म किया जाए, प्राइवेट हाथों में दिया जाए। हमने 21 हड़ताल इसके खिलाफ की हैं, इस पब्लिक सेक्टर को बचा करके रखा है, और उसी का परिणाम है कि सीमित संसाधनों के बावजूद, सेफ्टी किट तक भी नहीं थी, उसके बावजूद यहाँ कम कैजुअलिटी हुई। और इसीलिए ना केवल भारत की सरकार ने, WHO ने भी अप्रिशिएट किया हमारे मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ को भी, और दूसरे जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनको भी अप्रिशिएट किया, और तालियां थालियां, ये पूरा मतलब एक हमारे को उसको अप्रिसिएशन के तौर पे किया। लेकिन उससे सबक क्या मिला हमें? सबक ये मिलता है कि अगर कोरोना जैसी महामारियों से लड़ना है तो इस पब्लिक सेक्टर को, सरकारी विभागों को मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने इस आपदा को भी अवसर में बदला और नेशनल मॉनेटाइजेशन विमुद्रीकरण पाइपलाइन योजना, NMP जिसको बोलते हैं, उसको लेकर के आ गए, और आज मतलब सारी चीज़ें बेचा जा रही हैं। रेल, तेल, भेल, सेल, बैंक, बीमा, पोर्ट, एयरपोर्ट, बंदरगाह, रोड, बिजली, कोई ऐसा है नहीं जिसको नहीं बेचा जा रहा। तो फिर उस कोरोना से हमने क्या सबक लिया? उस कोरोना को भी मतलब अवसर में बदल करके उसे पहले से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन कोरोना को ऐसा इनको मतलब ठीक आया कि इसके बहाने से सबको बेचना शुरू कर दिया। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो पब्लिक सेक्टर है, जनता के खून पसीने से खड़ा किया गया है, टैक्स पेयर के पैसा इसमें लगा हुआ है, और किसी भी सरकार को, ये जो सरकारें हैं, चाहे ये सरकार है चाहे पहले सरकार है, ये मालिक नहीं है, ये इसकी कस्टोडियन है। आप उसको प्राइवेट कैसे बेच दोगे? लेकिन सारे कानूनों की धज्जी उड़ा करके बेचा जा रहा है। तो क्या आपकी सरकार की क्या मंशा लग रही है आपको? सरकार की निश्चित तौर से मनसा नहीं कह लीजिए आप, प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल साफ कहा है, मनसा कहाँ है? उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का काम व्यापार करना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ
ये जो सारा ढांचा खड़ा हुआ है ये व्यापार के लिए खड़ा हुआ है। अब बिजली है, क्या व्यापार है? वो ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ है, ये सारा का सारा पब्लिक हेल्थ है, इरिगेशन है, क्या ये मतलब व्यापार है? सरकार का कहना ये है कि हम पब्लिक सर्विसेज देंगे, लेकिन जरूर नहीं गवर्नमेंट देगी उसको, प्राइवेट लोगों के हाथों से हम दिलवाएंगे, हम उसको मॉनिटरिंग करेंगे उसकी। तो सरकार का कंसेप्ट बिल्कुल साफ है कि सारी जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनको आउटसोर्सिंग निजीकरण में दिया जाएगा। और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? आप बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, आम जो लोग गरीब लोग हैं उनको निश्चित तौर से हालत ख़राब होगी। आप ये समझिए, अगर ये सारे मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ना हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या हाल होगा? ये तब है आज प्राइवेट हॉस्पिटल का हाल जब हमारे पैरेलल में ढांचा खड़ा हुआ है, तब लूट है वहाँ। अगर वो ढांचा खत्म होगा तो क्या होगा? अगर सरकारी स्कूल बंद हो गए तो एजुकेशन का क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर कितने तरह का मतलब लेकर के आ रहे हैं। तो ये है, चाहे हेल्थ है, एजुकेशन है, बिजली है, पब्लिक हेल्थ है, सारा कुछ ये इनको प्राइवेट हाथों में देने का षड्यंत्र रच रहे हैं। निश्चित तौर से इसके खिलाफ देश के कर्मचारियों में, पब्लिक में गुस्सा है। लेकिन सरकार भी मानती है और ऐसा देखा भी गया है कि जिन राष्ट्रों में प्राइवेटाइजेशन को अहमियत दी गई वो आज विकसित राष्ट्र कहला रहे हैं। तो ये क्या ये एक तरह का विकसित राष्ट्र जाने की तरफ का ये कारण नहीं है? विकसित राष्ट्र का मैंने उदाहरण दिया, अमेरिका तो विकसित राष्ट्र है और उसकी इकोनॉमी आप देखोगे या और भी ताकत देखोगे, सबसे ताकतवर वही तो है। इस कोरोना ने एक्सपोज कर दिया, तो कोरोना के बाद में कितने ही राष्ट्राध्यक्षों का कंसेप्ट बदल गया कि हमने पब्लिक सेक्टर को मजबूत करना चाहिए, ये पब्लिक सर्विसेज जो है अपने हाथ में रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ इसके विपरीत इशारा है। तो प्राइवेटाइजेशन किसी भी राष्ट्र में है, किसी भी जगह है। और अगर इस तरीके की बात करते हैं तो यूरोप के देशों में, दूसरे देशों में शायद आपको मौका मिला होगा, मुझे मौका मिला है। ये जो हम टैक्स दे रहे हैं उसके बदले में ये सरकार क्या दे रही है हमारे को? गाड़ी लेकर आओगे पूरा टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगी, हर चीज़ पर टैक्स लगेगा, खाने का पीने का सब कुछ टैक्स लगेगा। उसके बदले में आपको क्या दे रहे हैं? मतलब शुद्ध पीने का पानी तक नहीं दे रहे। और उन राष्ट्रों की तुम बात करते हो जहाँ एजुकेशन हेल्थ फ्री है, पूरी उस टैक्स के पैसे से दिया जाता है, तो तुम क्या दे रहे हो? मतलब जनता को लूट रहे हो और दे कहाँ रहे हो? मतलब रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल सब्सिडी खत्म कर रहे हैं। और जो हम पैसा बचा रहे हैं, पेट्रोल डीजल, आपको मालूम है 50% टैक्स है। उस टैक्स को अगर माफ कर दो तो जनता को सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन जनता को सुविधा नहीं देनी। अब पैसा सरकार के पास कहाँ आएगा, कहाँ से आएगा? आपने देखेंगे लिखित सवाल के जवाब में पार्लियामेंट में बोला कि लगभग 11 लाख करोड़ रुपए बड़े पूंजीपतियों के माफ कर दिए, 10.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों का एनपीए हो गया, 76,000 करोड़ रुपए करीब ये जो लेकर के पैसे बाहर भाग गए, जिसमें सजा राहुल को उसने जो कहा कि भाई ज्यादातर उसमें मोदी क्यों है, उसमें उसको सजा होगी, तो वो लेकर के भाग गए। तो कारपोरेट टैक्स 30% था जब मोदी सरकार में आए और आज वो 22% है। लाखों करोड़ रुपए की राहत दे रही है। एक तरफ तो सरकार का ये नजरिया है कि उनको मतलब तिजोरी भरे जाओ, और दूसरी तरफ ये नजरिया है कि जो गरीब लोग हैं, जो छाछ दही आटा लेता है, उस पर भी जीएसटी लगा दो। कि यही राष्ट्रवाद है क्या? तो क्या 3 नवंबर को जो आपका दिल्ली में सम्मेलन है, उसको लेकर क्या लगता है कि कितना प्रभाव पड़ेगा? सरकार इसमें आपकी बातों को समझ पाएगी? देखिए, इसका प्रभाव दिखाई देना शुरू हो गया। कैसे दिखाई देना शुरू हो गया? प्राइम मिनिस्टर लोकसभा राज्यसभा में प्रधानमंत्री के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को कंक्लूड करते हुए बोला बजट में कि पुरानी पेंशन बहाली पाप है, जो राज्य सरकार इसको कर रही है उस पाप को ना करे, ये यूथ के अवसर जो हैं उनको रोकेगा। ठीक है, उसका क्लियर था। लेकिन जैसे ही हमने पूरे देश में कैंपेन चलाया, पिछले साल 9 दिसंबर में तालकटोरा स्टेडियम से हमने 8 दिसंबर को स्टार्ट किया, फिर पूरे राज्य में कैंपेन चला करके लेकर के आए। अब 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन की बरसी से हमारे जत्थे चल रहे हैं, जो आज बेगूसराय में है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही केंद्र सरकार जो इसको पेंशन को पाप बता रही थी, पुरानी पेंशन बहाली को, उसने केंद्रीय वित्त सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ी। इसका मतलब क्या है? दबाव बन रहा है। लेकिन वो भी उसमें कोई नियत ठीक नहीं है। वो 2000 चुनाव के ध्यान में रखते हुए प्रेशर कुकर है, हवा उसमें भर गई, गैस भर गई, आंच लग रही है, तो उस सीटी को ऊपर उठा दिया था कि प्रेशर लीक हो जाए। इतना भर उसमें है, हम उसको चालों को समझते हैं।
लेकिन पूरे देश का कर्मचारी, सेंटर का, स्टेट का, अब इस बात को समझ रहा है। और 3 तारीख को जैसे पूरे देश में हम घूम रहे हैं, शशिकांत हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं, हम घूम रहे हैं, सुबेश जी हमारे महामंत्री हैं, नीलम जी अध्यक्ष हैं, तो बिहार का ही पूरा दौरा हो रहा है, तो पूरे देश का वातावरण गर्मा गया है। और अब जो है ये जो बात कर रहे हैं कि भाई जो एक इनका आजमाया है औजार है, जब कुछ भी मतलब फेल हो जाए, सब कुछ फेल हो जाए, तो फिर ये पोलराइजेशन करते हैं कास्ट के, रिलीजियस के, धर्म के और जाति के। अब वो भी पिटने लग रहा है। नुह मेवात में देखा सांप्रदायिक दंगे हुए, शशिकांत जी में जाकर के आए 4 तारीख को, 31 की घटना 4 को हम जाकर के आए, वहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा ही नहीं है। बाहर के लोग आए हैं, बाहर वालों ने झगड़ा कर दिया, उसके बाद भी वो आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं। और मेजोरिटी में लोग ये कह रहे हैं कि 2024 में सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है, विफलताएं हैं, इसलिए ये सांप्रदायिक दंगे करवा करके काम कर रहे हैं। और मीडिया की जो रिपोर्ट, हम अगर आप जैसे चैनल ना हो ना, मेन स्ट्रीम चैनल तो आजकल दिखाते ही नहीं है, वो तो दूसरा ही एजेंडा चल रहा है उनका। तो उस आप जैसे चैनल वालों ने दिखाया, चंद्रयान 3 की बहुत प्रशंसा हो रही है ना, हमने भी अप्रिशिएट किया, बधाई दी वैज्ञानिकों को, लेकिन 17 महीने से तनख्वाह नहीं है बहुत सारे कर्मचारियों की, इसरो वालों को क्या दिया उनको? जो उनकी यूनियन है उसको डी रिकग्नाइज कर दिया, NFP जो नेशनल फेडरेशन पोस्टल एम्प्लॉइज है उसको भी कर दिया। मतलब ये क्या हो रहा है? मतलब आप दिल्ली के पार्लियामेंट में धरने प्रदर्शन पर जाकर के देखो जरा, परमिशन नहीं मिलेगी। और परमिशन जबानी भी अगर देंगे तो ये कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं बोलना है, नारेबाजी करना है, जुलूस नहीं निकालना है। तो ये क्या हो रहा है? मतलब कोई साधारण हालात नहीं है। तो अब आप देखिए, लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी और पेंशनर हैं सेंटर के, प्लस स्टेट के आप लगा लीजिए 1 करोड़ के करीब वो हैं, 2 करोड़ प्लस इनके जो परिजन हैं, कोई भी खुश नहीं है। 100% को मैं छोड़ दूं, कुछ तो अंधभगत भी हैं, 80% तो होंगे। 1 करोड़ 80 लाख करोड़ प्लस उसके जो परिजन है, जिसको पेंशन नहीं मिलेगी तो परिवार भी तो भुगतेगा ना उसको। इनमें लोगों में नाराजगी है, अगर इसका समाधान नहीं करें